नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। आज हम देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी है, उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही डिटेल से। देखो जो यूपीएससी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में यूपीएससी का ज़िक्र है और संविधान में जो यूपीएससी है उस बॉडी को बनाने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस किए गए हैं। पार्ट 14 जो है वो यूपीएससी की बात करता है और पार्ट 14 को आर्टिकल 315 से लेकर के 325 तक कवर करता है। ये जो यूपीएससी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग ऑफ मेरिट है, यानी कि जो योग्यता है उसका यह प्रहरी है। यूपीएससी ये सुनिश्चित करता है कि जो भी सिविल सर्विसेज में जो लोग चुन करके आए, जो लोग अपॉइंट होकर के आए, उनके पास योग्यता हो, वे वे सॉरी वे लोग योग्य हों, उनके पास मेरिट हो, वो लोग ही सिविल सर्विसेज में चुन करके आएँ और जो पूरी कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको इंडिपेंडेंट तौर पे प्रशासन को देख-रेख करे। पार्ट 14 जो है, वो बात करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपोज़िशन की, कि कितने मेंबर्स होंगे इस कमीशन में और अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस होगा और इसके जो मेंबर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा और इनकी इंडिपेंडेंस क्या है, स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है, पावर्स और फंक्शंस क्या होंगे इस यूपीएससी बॉडी की, ये सब जो है आर्टिकल 14 जो है डिस्क्राइब करता है। और ये आर्टिकल आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब करता है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ये डायरेक्टली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। इसको कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा अल्टर नहीं किया जा सकता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब हो गया गवर्नमेंट का एक्शन। गवर्नमेंट जो है इसको अल्टर नहीं कर सकते इस बॉडी को। इसमें जो है 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी स्ट्रेंथ का ज़िक्र नहीं किया गया है कि कितने मेंबर्स यूपीएससी के होंगे। ये यूपीएससी में जो सेलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। जो यूपीएससी जो बॉडी है जो एग्ज़ाम को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करती है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उस एग्ज़ाम में जो सेलेक्टेड होंगे, उन लोगों की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। ये बात की जा रही है ये जो बॉडी जो सेलेक्ट करती है सिविल सर्वेंट्स की, इस बॉडी में कितने मेंबर्स होनी चाहिए, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंशन नहीं करता है कि कितने मेंबर होंगे। हालाँकि ये प्रेसिडेंट के विवेक पे, डिस्क्रिशन पे इंटायरली डिपेंडेंट है कि कितने मेंबर्स होंगे। तो प्रेसिडेंट ने अपने वेरियस जो नोटिसेज़ है, उनमें जारी करके ये बताया है कि फ़िलहाल जो है अभी 11 मेंबर्स हैं यूपीएससी में। 1 जो है चेयरमैन है, फ़िलहाल जो चेयरमैन है यूपीएससी के डॉक्टर अजय कुमार, ये चेयरमैन है और अदर अदर 10 मेंबर्स हैं। यूपीएससी का फंक्शन क्या है? यूपीएससी क्या फंक्शन करती है? क्या काम करती है? इसका रोल क्या है? देखो यूपीएससी जो है वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है
ऑल इंडिया सर्विसेज़ की अपॉइंटमेंट के लिए, सेंट्रल सर्विसेज़ की अपॉइंटमेंट के लिए और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़ जिसको यूटीज़ कहते हैं, उसकी जो पब्लिक सर्विसेज़ हैं, उनमें अपॉइंटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज़ कौन-कौन सी हैं? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज़ हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस और एक और है आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये फॉरेन सर्विस नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, वो सेंट्रल सर्विसेज़ का पार्ट है, आईएफएस को कहते हैं। जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो आईएफएस के पार्ट होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ के पार्ट होते हैं। सेंट्रल सर्विसेज़ में इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन पोस्टल सर्विस आईपीओएस, इंडियन पोस्टल सर्विस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज़ जो हैं, वो सेंट्रल सर्विसेज़ होती हैं। और यूटीज़ के जो सर्विस हैं, उनको भी एग्ज़ाम जो है, ये यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। जॉइंट स्टेट रिक्रूटमेंट कराती है, यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाती है यूपीएससी। जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स के लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, तो यूपीएससी जो है उसके लिए ऑपरेटिंग स्कीम्स वगैरह फ्रेम करती है। यानी कि जो भी रूल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, अपॉइंटमेंट की या सिलेक्शन की, उन सारे रूल्स और प्रोसेस को डिसाइड करता है यूपीएससी। सर्विंग स्टेट्स नीड, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अपनी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है या उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो खुद की स्टेट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उसको अपॉइंट करे, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। उस सिचुएशन में उस स्टेट के गवर्नर जो हैं, यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं और यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेकर के उस स्टेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उस स्टेट की जो सिविल सर्विसेज़ है, उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई छोटा स्टेट है, उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको कंडक्ट कर सके, तो यूपीएससी जो है गवर्नर के कहने पे उस स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स है, वो कंडक्ट करती है और सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल करती है। या अगर कभी किसी स्टेट में लगातार जो है एग्ज़ाम्स में वायलेशन हो रहा है या उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है, उस सिचुएशन में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यूपीएससी को कह सकती है कि उस स्टेट की जो पब्लिक सर्विसेज कमीशन का एग्ज़ाम है, वो यूपीएससी कराए। क्योंकि यूपीएससी जो है निष्पक्षता के लिए पूरे देश में जानी जाती है। यूपीएससी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए गए हैं, इसके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, वो कभी भी सवाल नहीं उठाए गए हैं क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत ही फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी के मेंबर्स तो हमने देख लिए कि 11 मेंबर्स होते हैं, उसकी टेन्यूर क्या होती है? यानी कि कितने साल के इसके मेंबर्स जो हैं, कितने साल तक इसके मेंबर्स बने रह सकते हैं? इनका टर्म होता है मेंबर्स का 6 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज। कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनता है वो 6 साल के लिए बना रह सकता है या अगर उसकी 65 इयर्स की एज हो गई, तब तक वो बना रह सकता है, व्हिच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले पूर्ण हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति ए है, वो अगर उसकी एज अगर 62 इयर्स की है और वो अगर यूपीएससी का मेंबर बनता है या यूपीएससी का चेयरमैन बनता है, इस सिचुएशन में ये जो व्यक्ति है, वो सिर्फ़ 3 इयर्स तक ही यूपीएससी का मेंबर बना रह सकता है, क्योंकि इसकी जो है 65 इयर्स एज पूर्ण हो जा रही है।
यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपनी रिजिग्नेशन लेटर सौंप सकते हैं और प्रेसिडेंट जो है उनकी रिजिग्नेशन लेटर पे या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के विवेक पे निर्भर करता है। जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है कि क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए उनकी मेंबर्स के लिए, कि क्या कोई डिग्री होनी चाहिए या किस तरह की उनके पास कार्य क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह का मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हालाँकि ये एक ज़रूर मेंशन किया गया है कि जो इसके 1 हाफ मेंबर्स हैं, यानी 50% जो मेंबर्स हैं, सॉरी पेन वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट के लिए वेट करें। हाँ, अब पेन वर्क करने लगा। 1 हाफ मेंबर्स यानी 50% जो मेंबर्स हैं, अभी 11 मेंबर्स हैं तो समझ लीजिए 5 मेंबर्स के लिए ये क्वालिफ़िकेशन की दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो एट लीस्ट 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्विसेज़ हैं, उन सर्विसेज़ को 10 सालों तक सर्विस दिए होनी चाहिए। यानी कि ये जो 5 मेंबर्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम 10 साल की सर्विस ये होनी चाहिए। उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो 50 मेंबर्स हैं, सॉरी, और जो 5 मेंबर्स बच गए, उनके लिए किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़िम्मेवारी है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उसको करने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी मैटर करता है। इसलिए ये समझ-बूझ करके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशन को नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्टिंग चेयरमैन, जब भी जो यूपीएससी के चेयरमैन का जो पद है, वो अगर वैकेंट होता है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो हैं, किसी भी पर्सन को एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे, यूपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट करते हैं। अगर किसी भी कारण वजह से वो सीट वैकेंट हो गई, वो पोस्ट वैकेंट हो गई, यानी कि अगर चेयरमैन रिटायर कर गए हैं या उनका डेथ जो है चेयरमैन के पद पे रहते हुए हो गया, उस सिचुएशन में एक्टिंग चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर जो चेयरमैन जो है, प्रेजेंट चेयरमैन है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म करने में अनेबल हैं, यानी परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एब्सेंस हो या कोई और कारण की वजह से, यानी इलनेस वगैरह की वजह से अगर अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। ये एक्टिंग चेयरमैन जो है, तब तक फंक्शन कर सकते हैं, जब तक कि कोई एक परमानेंट चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट ना कर ले या जो ओरिजिनल चेयरमैन है, वो अपनी ड्यूटीज़ को रिज़्यूम ना कर ले, तब तक ये जो एक्टिंग चेयरमैन है, वो फंक्शन कर सकते हैं। मेंबर्स जो हैं यूपीएससी के, इनके रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंडिपेंडेंट तौर पे प्रोविज़न किया गया है। जैसे डायरेक्ट एग्ज़ीक्यूटिव ऑक्शन, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली जो है मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट यानी
दिवालिया घोषित हो गए हों, या अगर कोई यूपीएससी के मेंबर अपनी ऑफ़िस के अलावा किसी और दूसरी जगह से सैलरी रिसीव कर रहे हों, उस सिचुएशन में, या अगर प्रेसिडेंट के राय में, ओपिनियन में ये लगता है कि जो मेंबर हैं यूपीएससी के, वो अनफिट है, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है, इन्फर्मिटी का मतलब होता है अक्षम, उस सिचुएशन में मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो हैं, वो रिमूव कर सकते हैं इन 3 सिचुएशन में। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस और इलनेस ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है, उस मेंबर को रिमूव कर सकते हैं यूपीएससी से। और अगर मिसबिहेवियर कोई मेंबर करता है, यानी कदाचार करता है, किसी भी तरह का गबन करता है या अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करता है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है यूनिलैटरली एक्शन नहीं ले सकते हैं। यानी कि यूनिलैटरली खुद से जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं मिसबिहेवियर के केस में किसी भी मेंबर को। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैकेनिज़्म दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही उस पर्सन को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, या कोई एमपी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसी सिविल सर्वेंट को ये कह कर के रिमूव ना करा दें प्रेसिडेंट से, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर के कहने पे ही काम कर वर्क करते हैं। तो ये कहने पे ना रिमूव करा दें कि उस पर्सन ने मिसबिहेव किया है, यानी कदाचार और अपनी ऑफ़िस का दुरुपयोग किया है। इसलिए ये मैकेनिज़्म जो है दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिसबिहेवियर के सिचुएशन में। मिसबिहेवियर किस चीज़ को कहा जाता है? कब मिसबिहेवियर होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के द्वारा? अगर वो सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो सिविल सर्वेंट इंटरेस्ट दिखाता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट की जा रही है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट की जा रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर सिविल सर्वेंट अपना इंटरेस्ट शो करता है कि, या किसी भी तरह का फ़ेवर करता है, उस सिचुएशन में मिसबिहेवियर में उस उस तरह के एक्ट को मिसबिहेवियर काउंट किया जाता है, या उस कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी तरह के प्रॉफ़िट ले रहा हो सिविल सर्वेंट, उसको भी मिसबिहेवियर कहा जाता है। अगर मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई सिविल सर्वेंट ने किया है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है ये मैटर, मिसबिहेवियर का मैटर सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उस एलिगेशन को, उस आरोप को इंक्वायर करती है। इस दौरान प्रेसिडेंट जो है उस सिविल सर्वेंट को, सॉरी, उस मेंबर को, जो यूपीएससी का मेंबर है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, उस दौरान प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं उनकी ऑफिस से। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप है वो बिल्कुल ही सही है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करना ही करना होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर किसी मेंबर के ऊपर ये आरोप लगता है कि इसने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
को किसी भी तरह का बेनिफिट पहुँचाया है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए व्यक्ति को सिविल सर्वेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है, उस सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड करती है कि आरोप जो हैं वो बिल्कुल ही सही है, सिविल सर्वेंट ने उस यूपीएससी के मेंबर ने वाक़ई में सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुँचाया है, तो सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है, वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना होगा। प्रेसिडेंट को उस मेंबर को रिमूव करना ही करना होगा। यूपीएससी की इंडिपेंडेंस, इसकी स्वतंत्रता जो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते हैं, वो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। और अगर ये यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं, ये खुद अगर स्वतंत्र ना हो, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में या सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आकर के उनके द्वारा बताए गए जो पर्सन है, उसको अपॉइंट कर लेंगे। इसलिए इसकी जो इंडिपेंडेंस है, इसकी मेंबर्स की जो इंडिपेंडेंस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, इसकी इंडिपेंडेंस के लिए। जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो यूपीएससी की मेंबर्स की जो सैलरीज़ है, अलाउंसेस है, जो भत्ता है या इनके मेंबर्स जब रिटायर करते हैं, इनकी जो पेंशन्स है, वो भारत की जो संचित निधि है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर चार्ज्ड है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उसके ऊपर पार्लियामेंट में वोट नहीं की जा सकती है। डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि वोटिंग करके कैंसल भी किया जा सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, पार्लियामेंट जो है वोटिंग नहीं कर सकती है। 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एक होती है चार्ज फ्रॉम सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। और जो दूसरी है मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है, मेड फ्रॉम ऑफ सीएफआई। ये चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, हमने देखा कि इस पे पार्लियामेंट वोटिंग नहीं करती है। हालाँकि जो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वोट कर सकती है। जैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, उसकी जो एक्सपेंडिचर्स है, उस वो जो एक्सपेंडिचर है वो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। यानी कि उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सपेंसेस के ऊपर पार्लियामेंट वोट करती है। वोट करके चाहे तो वो कम कर सकती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। सर्विस कंडीशन, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, अगर वो एक बार अपॉइंट हो गए, तो उनके जो सैलरीज़ है, अलाउंसेस हैं, जो पेंशन्स हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती है। बढ़ा सकती है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती है, एक बार अगर वो अपॉइंट हो गए। कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, उन्हीं के आधार पे प्रेसिडेंट जो हैं, इसके मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये जो ग्राउंड्स हैं, जैसे इंसॉल्वेंस हो गई, अपने ऑफिस के बाहर उनको अगर सैलरी मिल रहा हो, या अगर वो अनफिट हो माइंड से या बॉडी से, उस सिचुएशन में, या अगर कोई मेंबर मिसबिहेवियर का के ऊपर आरोप लगता है, इन सिचुएशंस में ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं यूपीएससी के मेंबर्स को, अपने मनमाने तौर पे नहीं कर सकते। जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उनको पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बार किया जाता है। जैसे
चेयरमैन जो है, उनको रिटायरमेंट के बाद एब्सोल्यूट बैन है। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्विसेज़ हैं, उनमें इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये एलिजिबल नहीं होते हैं चेयरमैन। इसलिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ये प्रोविज़न किया गया है, अगर चेयरमैन को ये निषेध नहीं रहता, ये अगर बैन नहीं रहता, तो चेयरमैन अगर गवर्नमेंट के पक्ष में कोई फैसला लेते हैं, तो गवर्नमेंट जो है, इनके द्वारा किए गए बेनिफिट को वैल्यू करके बाद में इनको गवर्नमेंट के किसी न किसी पोस्ट पे अपॉइंट कर सकती है। इसलिए ये जो है एब्सोल्यूट बैन किया गया है चेयरमैन को। जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, अदर जो 10 मेंबर्स होते हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन तो बन सकते हैं, लेकिन उसी पोस्ट पे और ये जो अदर गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उनके मेंबर। यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस पे इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है या इनके जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, वो इसी पोस्ट पे फिर से दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते। अगर कोई यूपीएससी के मेंबर का 65 इयर्स एज कंप्लीट हो जाता है, उनको फिर से मेंबर्स नहीं बनाया जा सकता है या चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, ये बार करता है, निषेध करता है। हालाँकि अगर किसी भी यूपीएससी के मेंबर को या चेयरमैन को अगर किसी स्टेट के गवर्नर बनाया जाता है, उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये जो गवर्नर की जो पोस्ट है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आती है। यानी कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रीट नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो गवर्नर की जो पोस्ट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसलिए यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर किसी भी स्टेट के गवर्नर बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएससी जो है एडवाइजरी रोल फंक्शन करती है। वो यूपीएससी जो है रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट की जो पोस्ट है, उसके लिए एडवाइस करती है गवर्नमेंट या किसी भी तरह की किसी भी सिविल सर्वेंट पे अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है, उस एक्शन को एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को या अपॉइंटमेंट और प्रमोशन हो गया, उसके लिए एडवाइस करती है यूपीएससी या ट्रांसफर हो गया। डिसिप्लिनरी पेनाल्टी जो है यूपीएससी लगा सकती है किसी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर, अगर वो अपनी ऑफिस को दुरुपयोग करते हैं, उस सिचुएशन में सेंज्योर कर सकती है, यानी कि क्रिटिसाइज़ कर सकती है, उनके काम को जो है वो गलत ठहरा सकती है या उनका जो इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है उसको रोक सकती है। या अगर किसी सिविल सर्वेंट ने जानबूझ करके गवर्नमेंट को लॉस कराया है, तो उसको रिकवर करा सकती है उस पर्सन से या डिसिप्लिनरी एक्शन में उस जो सिविल सर्वेंट है, उनकी रैंक को रिड्यूस कर सकती है यानी डिमोशन कर सकती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट भी दे सकती है। वो कह सकती है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, जिसको वीएएस बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट।
रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से जो है वो रिमूव भी कर सकती है और सर्विस से डिसमिस भी कर सकती है यूपीएससी। रिमूवल और डिसमिसल में थोड़ा-सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रिमूवल के केस में अगर यूपीएससी ने किसी सिविल सर्वेंट को रिमूव किया है, उस सिचुएशन में वो पर्सन आगे जाकर के अपॉइंट हो सकता है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है गवर्नमेंट में। हालाँकि अगर यूपीएससी ने किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस कर दिया है, उस सिचुएशन में उस सिविल सर्वेंट की फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट। यूपीएससी लीगल एक्सपेंसेस पे एडवाइस करती है, यानी कि अगर कोई सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगा है, उस आरोप में जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग का जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको सिविल सर्वेंट जो है क्लेम कर सकता है यूपीएससी को कि मैंने जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ की थी, उस ऑफिशियल ड्यूटीज़ में मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं गए हैं, वो बिल्कुल ही सही नहीं है और उस आरोप लगने की वजह से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं। उस एक्सपेंसेस के लिए यूपीएससी से क्लेम कर सकती है और यूपीएससी जो है एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि एक्सपेंसेस दी जाए कि नहीं दी जाए। पेंशन क्लेम, किसी भी सिविल सर्वेंट के को अगर कोई इंजरी हुई है, उस सिचुएशन में वो पेंशन का क्लेम कर सकता है यूपीएससी को। टेम्पररी अपॉइंटमेंट, अगर उसकी अपॉइंटमेंट जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए टेम्पररी अपॉइंटमेंट की गई है, उस सिचुएशन में भी एडवाइस करती है यूपीएससी। और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी की जो ज्यूरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड कर सकती है, लॉ बना करके पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके यूपीएससी की ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है। यानी और पावर भी चाहे तो पार्लियामेंट ग्रांट कर सकती है यूपीएससी को। तो यूपीएससी अपनी जो भी प्रत्येक साल में जितने भी डिसीजन लिए हैं, उस डिसीजन को यूपीएससी प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, उस सदन में रखते हैं उस रिपोर्ट को। और जो भी यूपीएससी के द्वारा एडवाइस दिया गया है प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को यानी गवर्नमेंट को ये एक मेमोरेंडम देना होता है कि किन कारणों की वजह से उस एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन होती है और ये जो मेमोरेंडम है ये कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमिटी है इसके द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो है कैन नॉट रिजेक्ट एडवाइस, के एडवाइस को इंडिविजुअल कोई मिनिस्टर जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट ने यूपीएससी के एडवाइस को अगर नहीं माना है, उस सिचुएशन में पार्लियामेंट को एक मेमोरेंडम सौंपना होता है और उस मेमोरेंडम पे जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट है, उसका अप्रूवल होना चाहिए। हालाँकि यूपीएससी के पास कुछ लिमिटेशंस है, जैसे यूपीएससी जो है रिजर्वेशन में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं कर सकती है, किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के लिए। यानी रिजर्वेशन का जो काम है वो यूपीएससी नहीं देख सकती है। यानी किसी भी
कम्युनिटी के पर्सन को रिज़र्वेशन देना है कि नहीं देना है अपॉइंटमेंट में, ये यूपीएससी का वर्क नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ना ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो अपॉइंटमेंट संबंधित जो भी क्लेम्स हैं, उन क्लेम्स को भी यूपीएससी नहीं देख सकती है। यू यूपीएससी जो है, वो सिर्फ़ अपॉइंटमेंट करती है सिविल सर्वेंट की, और अपॉइंटमेंट करने के बाद एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूपीएससी जो है, वो जो सीड्स होते हैं, सीड्स जो बीज हैं, उनको पहचानती है कि कौन-सा सीड जो है के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, और उस सीड को नर्सरी में पौधा बनाती है, प्लांट बनाती है। यही काम है यूपीएससी का। और जो प्लांट नर्सरी में तैयार हो गया है, वो प्लांट कहाँ लगेगा, किस काम में आएगा, किस वर्क में आएगा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, इसकी देख-रेख होती है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है डीओपीटी, जो ट्रेनिंग है सिविल सर्वेंट्स की, उस ट्रेनिंग को कराती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, यानी जो कौन-सी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, वो सब जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग देखती है। पे स्केल क्या होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये सिविल सर्वेंट्स की ये डीओपीटी देखती है। कैडर मैनेजमेंट, ये डीओपीटी देखती है। डीओपीटी जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर ये काम करती है डीओपीटी। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज है, ये हमेशा जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, हमेशा पीएम के पास होती है। सॉरी, पीएम के पास होती है। अगर किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी सिविल सर्वेंट पे अगर पैसे का गबन का आरोप लगता है, उस सिचुएशन में ये आरोप जो है यूपीएससी और सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों उस पर्सन के अगेंस्ट जो है इंक्वायरी करती है, दोनों बॉडी इंक्वायरी करती है। और अगर दोनों बॉडीज़ के द्वारा कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस दी जाती है उस सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, यानी कि सीबीसी कहती है कि ये जो फला सिविल सर्वेंट हैं, इन्होंने पैसे का गबन किया है। हालाँकि अगर यूपीएससी अपनी इंक्वायरी में ये फाइंड आउट करती है कि जो दोष हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, उस सिचुएशन में यूपीएससी की जो एक्शन है, उस एक्शन को वैल्यू किया गया है, वो सुपीरियर स्टेटस रखेगा। यानी यूपीएससी अगर कहती है कि सिविल सर्वेंट ने गबन नहीं किया है, तो सिविल सर्वेंट को नहीं रिमूव किया जाएगा। अब आर्ट पार्ट जो 14 है, उसका क्विक रिवीजन करते हैं कि जो वेरियस जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, वो क्या-क्या डिस्क्राइब करता है यूपीएससी के बारे में। जैसे आर्टिकल 315 जो है, यूनियन और स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है कि यूनियन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और प्रत्येक स्टेट्स की अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। 316 जो है,
इनकी मेंबर्स की जो टर्म ऑफ ऑफिस है और अपॉइंटमेंट है, इसकी बात करता है। यूपीएससी के मेंबर्स का रिमूवल और सस्पेंशन आर्टिकल 317 डिस्क्राइब करता है। सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह के रेगुलेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके मेंबर्स की और इनके स्टाफ्स की आर्टिकल 318 बात करता है। आर्टिकल 319 जो है, वो कोई भी मेंबर अपने ऑफिस में कब तक बने रह सकते हैं, ये डिसाइड करता है। 320 जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन की फंक्शंस की बात करता है। 322 एक्सपेंसेस की बात करता है, जो एक्सपेंसेस जो है पब्लिक सर्विस कमीशंस की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है। और 323 जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स की बात करता है कि पब्लिक सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, एनुअल रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है, पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज हैं, उनमें सबमिट करते हैं। आज की लेक्चर में बस इतना ही। कल जो है, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसटी एसपीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।